युवागढ़ सीरीज के एक नए एपिसोड में मिलिए ऐसी शख्सियत से जिन्होंने दिल्ली की सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ चुना, धमतरी के बच्चों का भविष्य, कई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त, यूपीएससी मेंस तक पहुँचे और आखिर पहचाना धमतरी को है एक सही दिशा की जरूरत। आज तैयार कर रहे कई अधिकारी और दे रहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और करियर गाइडेंस। नमस्कार, यह है धमतरी के गुट और आप देख रहे हैं युवागढ़, एक ऐसा एपिसोड जहां पे हम ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं जो युवा है और अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में आगे जा रहे हैं और धमतरी का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक खास शख्सियत के साथ एक बार फिर हम मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप जनता को दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका कि मुझे इस मंच पे आपने बुलाया है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। मेरा नाम आकाश सिन्हा है। मैं सीजी एस्पायर एकेडमी का संचालित करता हूँ और एज ए डायरेक्टर वहाँ वर्क भी करता हूँ और वहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाया भी करता हूँ। रही बात सीजीपीएससी की बात करते हैं और व्यापम की बात करते हैं, ये तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन हम ऐसे गरीब बच्चों को या फिर जो बच्चे जो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उन बच्चों को हम फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जो आज भी आप देखेंगे कि सीजीपीएससी की जो क्लासेस चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है बच्चों लोगों के। 60 दिन का हमने प्लान रखा था और उसके तहत ये चल रही है। और मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ आपको बताना चाहूँगा प्रतीक कि पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, 2014 में गया था दिल्ली। वहाँ पे मैंने मेंस लिखा। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक मैंने यूपीएससी का करते करते कोरोना टाइम पे मैंने वापस आने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने बात किया कि क्या प्लान होना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है, ऐसे हम फ्री की क्लासेस नहीं दे सकते आपको। तो फिर मैंने खुद से इनिशिएटिव लेके मेरे जितने इन्वेस्टमेंट थे, जितने मेरे सेविंग थे, सारा मैंने इन्वेस्ट करके अपना खुद का कोचिंग चालू किया। और 2018 से 19 मैंने बायजूस में काम किया। 2019 से कंटिन्यू मैं विजन आईएएस में आज भी कार्य करता हूँ। वहाँ पे विजन आईएएस एक नामी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। और रही बात फिजिक्स वाला का, मैंने फिजिक्स वाला ओनली आईएएस में भी एज अ मेंटर काम किया है, सीनियर मेंटर की तरह। और मैंने और कुछ टीम मेंबर्स ने वहाँ से इनिशिएट किया है मेंटरिंगशिप प्रोग्राम का, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ विजन आईएएस में कार्य करता हूँ। जो बच्चों का डिमांड के हिसाब से बच्चे इतना पूछते हैं मेरे को, मैं उतना समय नहीं दे पाता बिकॉज ऑफ ये सब कोचिंग की वजह से, बाहर के जॉब की वजह से। तो मैं उसको भी बहुत जल्दी रिजाइन करने वाला हूँ और अपना पूरा समय जो है डेडिकेट होके इसी में देना चाहता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि देख रहे हैं आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि आगे किस तरीके से मूव करना है, किस वे में लेके जाना है अपनी स्टडीज़ को। ऐसे बच्चों को आप कैसे गाइड करेंगे? देखो एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल के समय में जो बच्चे हैं ना, बच्चों को ना गाइडेंस की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ। और वो गाइडेंस इन सेंस मेंटर की ज़रूरत है उनको। और ये मेंटर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बच्चों को क्योंकि आज के समय में ना कंफ्यूजिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। आप यूट्यूब में एक लेक्चर का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मल्टीपल लेक्चर दिख जाएंगे। एक टॉपिक आप डालोगे यूट्यूब में तो आपको मल्टीपल लेक्चर दिख जाएंगे। तो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कौन सा बेस्ट है, तो बच्चा वो ऑप्ट नहीं कर पा रहा है कि विच वन इज बेस्ट फॉर हिम और हर। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि बच्चों को एक प्रॉपर मेंटर मिलना चाहिए क्योंकि मल्टीपल रिसोर्स अवेलेबल है मार्केट में, मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है, बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को हमेशा की स्टैंडर्ड थीम, जो स्टैंडर्ड बुक से वही फॉलो करना चाहिए। जो मैं हमेशा अपने क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोला हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो। एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स, इतना ही आपको सीजीपीएससी का, आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने में आप सक्षम हो जाओगे। तो ये हमेशा से मेरे बच्चों के तरफ यही रहा है कि आप सब कुछ छोड़ो, आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक मत लेके आओ। अब एक बेसिक सब बुक है जो हर बच्चा पढ़ रहा है। एक आईएएस ऑफिसर जो आपके जिले में बैठा है वो भी वही बुक पढ़ रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? बहुत ईजी है उतना बुक, बेसिक बुक पढ़ना। तो यही मेरा हमेशा हर बच्चों से यही अनुरोध है कि आप सभी ना एक बेसिक बुक, एनसीईआरटी हो गया और कुछ जो आपका जो मेंटर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि हमसे आपको गाइडेंस चाहिए तो हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं अम्बेडकर चौक में। तो आप कभी भी आके हमसे पूछ सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास ये सब चीज़ पूछने के लिए, तो हम हमेशा अवेलेबल, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। नेक्स्ट सवाल इसी से रहेगा सर।
एक होता है बल्क में डेटा पढ़ना, बल्क में चीजों को पढ़ना, दूसरा होता है फिल्टर्ड कंटेंट। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे जो है बड़ी बड़ी किताबें, जैसा कि आपने कहा, ले आते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद जब अटेम्प्ट करते हैं तो निकलता नहीं है, तो ये बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, पेपर सही नहीं हुआ, या फिर पेपर में कोई किसी तरह की धांधली हुई, या फिर कुछ कितना ये जो धांधली वाली बात है ये सही है, और फिल्टर्ड कंटेंट क्या रोल प्ले करता है इसमें? देखो, धांधली वाली बात को तो सबसे पहले हमको इग्नोर करना होगा, नहीं तो हम किसी भी लाइफ में उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमको अचीव करना है जी। तो ये तो बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से हटा दे सारे बच्चे। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आप बड़ी बड़ी डेटा की बात करते हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ इकोनॉमिक सर्वे की। आज हमारे पास मोटी मोटी इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का, और अभी हाल ही में 9 तारीख को बच्चों का CGPSC का भी एग्जाम है जी। तो आपको इतना ज्यादा अप्रोच नहीं करना उस डेटा पे। आपको पता है कि भैया हेल्थ सेक्टर से हर साल CGPSC क्वेश्चन पूछता है, और ये डेटा है, मोर्टेलिटी रेट पूछता है, ठीक है, MMR पूछता है, ये सब पूछता है, तो बस इतना ही कर लो आप, 2-4 डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, या फिर गवर्नमेंट की कुछ ऐसे स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट ने कितने गाँव में बिजली दिया है, कितने गाँव ऐसे हैं जो बिजली रहित है, तो ये सब डेटा आपको, बेसिक डेटा तो आपको याद करने होंगे। और ये डेटा आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप चेक करोगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करने के बाद आपको क्या करना है? आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना है। और आजकल तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है मार्केट में। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, फोकस्ड होगे आप, और आपको याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कल ही मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे वहां से फोन किया था गाजियाबाद से कि सर मेरा UPSC का एग्जाम है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं अप्रोच कैसा करूं, क्योंकि मेरा हाल ही में IAS का इंटरव्यू था, ES का। तो मैं बोला उसको कि देखो आप एक काम करो, सपोज आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा? 1905 से 1917 तक, 1917 गांधी अराइवल से पहले तक आपने पढ़ा जी। अब क्या करो, 1905 से लेकर 1970 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको पूरा आप क्या कर लो, फॉलो कर लो। आपके दिमाग में एक मानचित्र जैसा बैठ जाएगा कि अच्छा हाँ 1904 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग, ऐसा करके आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सूरत स्प्लिट, ये सब लाइन से मॉन्टेग्यू चेंज फॉर्म, डॉलमेंट, तो पूरा दिमाग में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया उसके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी चेक करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, अरे यार मेरा 4 सही है 3 गलत है, मतलब मैं निकाल लूंगा, नहीं, वो 4 सही है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको तुक्का से सही हुआ है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन पढ़ के, क्योंकि वहां से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे सर। कुछ बच्चे जो है, कुछ तो नहीं, 90% ऑफ द बच्चे एक फॉर्म के पीछे नहीं भागते, एक एम के पीछे नहीं भागते। वो उनका ऐसा माइंडसेट बन गया, इवन मैं खुद की भी बात करूं तो ये माइंडसेट है कि यार अप्लाई कर देते सब चीज के लिए, जिसमें लग गया, लक की बात है। ऐसे में क्या एक ही वे में जाना सही है, या फिर इस तरीके से सब तरफ जो दो नाव पे सवार वाली बात होती है, आप क्या मानते हैं? देखो, एक्चुअली मैं UPSC का अगर बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो UPSC का करना चाहते हैं, तो उनको तो मैं बिल्कुल अलग कैटेगरी में रख रहा हूँ। लेकिन जो स्टेट लेवल के जो पेपर होते हैं, जैसे कि व्यापम हो गया, जैसे कि PSC हो गया, और कुछ ऐसे स्टूडेंट के भी आते हैं, SI के एग्जाम आते हैं, कुछ आते हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी सारे एग्जाम के फॉर्म भरो। रीज़न क्या है, राइट नाउ हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास 1000 पोस्ट तो नहीं आ रहा है, आपके पास आ रहे हैं 100-150 पोस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको चाहिए जॉब एट लास्ट। सभी स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये है या मानसिकता ये है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और सभी गवर्नमेंट जॉब का एक ही पैटर्न है जी। GS पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और मैथ्स पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। तो जब आपको पता है कि ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, और धोखे से अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड होता है तो वो तो ऐड करना ही करना है। तो जब एक टॉपर होता है या टॉप 50 रैंक जो अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, जब वो सारे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब हमारी स्ट्रेटेजी गलत है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम बहुत सारे पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ छूटते जा रहा है, वो नहीं करना हमको। तो ये आपको दिमाग में हमेशा बैठा कर रखना कि सारे एग्जाम दो आप, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरा छत्तीसगढ़ खत्म हो गया, इंडिया खत्म हो गया, मैथ्स रीजनिंग अच्छा स्ट्रांग हो गया, और टाइम टू टाइम मैं करंट अफेयर से भी अपडेटेड, ये करना है। अगला आपकी पर्सनल लाइफ से सवाल रहेगा सर। आपने बताया कि आपने दिल्ली में जाकर के प्रिपरेशन किया था, थोड़ा सा उसका जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो, दिल्ली जब हम लोग 2014 में जब दिल्ली गए थे, तो दिल्ली एक बहुत अच्छा पीसफुल एरिया था, और उस समय उतना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखा करते थे। और बेसिकली ये हुआ करता था उस टाइम पे कि बच्चों को रैंक लाना है, बच्चों को भी पढ़ाने में टीचर्स उतना ही फोकस करते हैं।
लेकिन आजकल के समय में देखा जाए तो दिल्ली के मेट्रो में भी बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। आज आप बड़ी बड़ी बात करते हैं खान सर की, मैं आलोचना नहीं करूंगा, जी जी। लेकिन जो फैक्ट है वो बिल्कुल आपके साथ समीक्ष रखूंगा कि आज खान सर की आप बात करते हो कि खान सर फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं और आज वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हो गए। बट उनका अगर आप मेट्रो में देखोगे दिल्ली के करोल बाग में, तो इतना बड़ा बैनर लगा है कि उसको लगाने में आपका 20 लाख रुपए लगा होगा। तो ये फैक्ट है आजकल के समय में। आज आप बात करते हो ओझा सर के, जो हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाए हुए हैं बाजीराव में, नवी में जी। तो आज एक बड़े पॉलिटिकल लीडर की तरह उभर रहे हैं वो। लेकिन आई थिंक एक शिक्षक को हमेशा उसी रास्ते में चलना चाहिए जहाँ से बच्चे उनसे गाइड ले पाते हैं। शिक्षक को कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को ये लगना चाहिए कि सर ही जब अपने बातों पे जब रह नहीं पा रहे, सर ही जब इतने डिप्लोमेटिक है, तो आई थिंक वो सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में शिक्षा एक बिजनेस बन गया है। लेकिन हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है सीजी एस्पायर एकेडमी, जो आज भी मॉर्निंग में उन बच्चों को कंटिन्यू फ्री क्लासेस दे रही है जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे। तो मैं आज भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूँगा उन सभी बच्चों को कि आओ क्लासेस करो। अगर 1 हफ्ता नहीं लगता आपको, 1.5 हफ्ता नहीं लगता, 2 हफ्ता नहीं लगता, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट आप आओ और बिल्कुल भी हमसे जुड़े रहो। हमारी संस्था हमेशा गाइड करने के लिए अवेलेबल है। आप एक बार ट्राई तो करो, आपको मजा आएगा पढ़ने। बस यही हम आपके सामने बोलना चाहूँगा। बाकी रही बात दिल्ली की जो जर्नी रही, बड़ी अच्छी रही। 2019 में कुछ कारणवश घर की कुछ स्थिति ऐसी थी कि मुझे 2000 कोरोना से जस्ट पहले आना पड़ गया, और कोरोना के बाद मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा। तो और मैं मेंस की कॉपी कंटिन्यू चेक करता रहा, बच्चों का जो भी मेंस का दे रहे थे, और मेरे सामने बहुत IRS बने, IPS बने। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का चेक किया कॉपी जो आज के समय में IRS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उनसे कंटिन्यू मेरी बात भी होती है। और रही बात 2023-24 में मैंने अपना 22 में अपना स्थापना किया अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने कोचिंग के साथ रहा। और आज मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत बड़े लेवल पर अपना कोचिंग को ले गया हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं आज अपने कोचिंग से बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा आनंद मिलता है कि कोई बच्चा आके ये बोलता है कि सर जब रैंक लेके आता है तब बच्चा ये बोलता है कि सर आपने हमसे 200 रुपये लेके हमको पढ़ाया और उनके आँख से आंसू होते हैं। आपने मेरे यूट्यूब चैनल में अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चे अपना दर्द को बयान करते हैं कि पैसे नहीं होते हुए भी कैसे उनको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत अनोखा है धमतरी में, और मैं धमतरी में इसी प्रकार का सिस्टम आने वाले समय में भी लागू बिल्कुल जल्दी चालू करने वाला हूँ। शॉर्ट में कैरी करते हैं इंटरव्यू को, क्योंकि समय बहुत कम है। जी जी। और अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते इस तरीके से उसका सीक्वेंस रहता है, उसके बाद वो सीक्वेंस ब्रेक होने लगता है, उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, या फिर उसको कई सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है। उसके बाद जो वो सोचता है फर्स्ट डे में कि यार इस सीक्वेंस में मेरे को पढ़ना ही है, वो ब्रेक हो जाता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है वहाँ से। इस सीक्वेंस को कंटिन्यूअस कैसे रखा जाए सर? देखो, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पढ़ता है अपने लाइफ में, जो भी अपने एक शेड्यूल बनाता है, वो हमेशा शेड्यूल को शॉर्ट रखे। मंथली टारगेट ना रखे, वीकली टारगेट ना रखे, आप 2 दिन का टारगेट रखो। तो 2 दिन के टारगेट में आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे, आप थकोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँगा पॉलिटी सब्जेक्ट की। मेरा हमेशा से यही रहा है बच्चों को कि हर दिन आधा घंटा पॉलिटी पढ़ो। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितने बार पढ़ोगे उतने बार भूलोगे। और पैरेलली पॉलिटी के साथ आप क्या करो, मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर लो, इकोनॉमिक्स चालू कर लो, ज्योग्राफी चालू कर लो, या एनवायरनमेंट चालू करो। लेकिन पॉलिटी आप पूरा साल भर पढ़ो आधा घंटा, लक्ष्मीकांत को आराम से पढ़ो। और नहीं समझ में आता लक्ष्मीकांत तो हम हैं, अगर हमसे भी नहीं समझ में आता तो आपके यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। तो पॉलिटी का टॉपिक तो रोज उठाओ। रही बात जो बच्चे का कंटिन्यूटी नहीं बन पाता, तो मैं चाहता हूँ बच्चे रेगुलर अपने आप को इतना भी मत करें कि अपने जो नॉर्मल लाइफ है उसको छोड़ दें। हफ्ता भर अगर लगता है कि आपको 4 दिन बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो या किसी वजह से कुछ हो जाता है, तो आप आराम से रिलैक्स करो, एक आध अच्छे मूवी देखो और जाओ। क्योंकि एज ए यूथ मैं भी आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको इतना भी डेडिकेट नहीं होना है पढ़ाई में कि आप अपना जो नॉर्मल लाइफ है उसको बिल्कुल बिगाड़ दो। आप उतना ही पढ़ो जितना आपके दिमाग में जाता है, और दैट्स इट। मूवी देखो, गाने सुनो, घूमो दोस्तों के साथ, बहुत ज़रूरी है। चाय पीने जाओ, जैसा करना है वैसा करना हो, लेकिन आपको बिल्कुल खुश रहना, डिप्रेस नहीं होना लाइफ में। ये हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट के 2 सवाल आपसे करेंगे। मैं सीधे से ये सवाल पूछूंगा और आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एज के साथ में इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है कितना बदला है, और अप्रोच जो है इसकी पॉजिटिव हो गई है या नेगेटिव?
देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो पहले हुआ करते थे आज के समय में बहुत ही डिफरेंट है। पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम थी जिसमें हमको बस ये था कि एजुकेशन जो डेटा है हमारा उसको अप करना है, और आज भी हम देखा है कि डेटा अप है एक लेवल का। आज देखा अगर धमतरी में बात करते हैं लिटरेसी रेट की तो 78% अप्रोक्सीमेटली है धमतरी में लिटरेसी रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो सिस्टम जो 10 या 20% हुआ करता था एजुकेशन सिस्टम में, आज वो 70 क्रॉस कर गई है। दैट मीन्स कि अब एक लेवल आ चुका है जहां से एक एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने कंप्लीटली बिजनेस बना दिया है, जो हम देखते आ रहे हैं। आज अगर आप एक नॉर्मल बच्चों का भी देखोगे तो उन बच्चों का भी 800 रुपये फीस है, 900 रुपये फीस है छोटे बच्चों का। कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे पढ़ाया नहीं जा रहा है, उन बच्चों को रटाया जा रहा है, और उन बच्चों को हमको पढ़ाने से ज़्यादा या रटाने से ज़्यादा हमको उनकी स्किल पे वर्क करना चाहिए। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में छोटे बच्चों को भी क्लासेस चालू किया है, और हाल ही में ऐसे बहुत सारे बच्चे आए थे जिनको बच्चों को लिटरली स्किल पे वर्क करना था, और आज हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चों को क्लास में पजल खिलवाते हैं, बच्चों को हम ब्लॉक रखना सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी कराते हैं जिससे बच्चे और ज़्यादा उसमें क्या रहे कि उसमें इन्वॉल्व रहे। क्योंकि आजकल के बच्चों को एजुकेशन, मेरे को लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो टाइम के साथ बच्चों के साथ आ जाएगा, लेकिन अब मेरे को लगता है कि बच्चों पे स्किल पे हमको ज़्यादा वर्क करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करूँगा कि अगर आपके बच्चे को लगता है कि समर वेकेशन में कि आपको भेजना चाहिए CG एस्पायर एकेडमी, तो बिल्कुल भेजिए। वहाँ पे हम बच्चों के स्किल पे वर्क करेंगे rather than फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट्स। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन सर, धमतरी की बात करें, धमतरी के यूथ से, और धमतरी का आप रोज खबर पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, और मैक्सिमम जो क्राइम हुआ है उसमें टीनेजर्स है। ये इसका रीजन क्या मानते हैं, और इसको अब कैसे किया जाएगा, सुधारा कैसे जाएगा? देखो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में धमतरी में, क्योंकि मैं भी लगातार आपके न्यूज़ चैनल के धमतरी के कोर्ट के थ्रू बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखता हूँ जिसमें कि बच्चों के बारे में ये लिखा रहता है कि 13 साल का बच्चे ने कुछ कर दिया या 14 साल के बच्चे ने ऐसा कर दिया। तो ये आज हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने वाली बात है। लेकिन मैं लगता है कि सबसे फ्लॉज जो है हमारे पास ये चीज़ों का, वो है हमारा सिस्टम। और सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम, और अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमारे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सरकार कितना चीज़ों पे ध्यान दे रही है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सरकार वाइन शॉप या ये जो भट्टी है, आज अगर सरकार क्लोज कर देती, जो सरकार ने कई बार वादा भी किया था, तो आज मुझे लगता है कि इन बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती। और ये 100 रुपये 200 रुपये में तो करते हैं बच्चे। क्या हमारे टाइम पे ये था क्या? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहा है। सरकार ने आज तक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में उन बच्चों को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया जो 18 साल से कम है। तो मैं हमेशा ये सोचता रहा कि क्यों नहीं करता सरकार। जब सरकार टिकटॉक बैन कर सकता है कम्प्लीटली, तो सरकार क्यों नहीं किया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़के इसमें किसी प्रकार का वीडियो नहीं बना सकते। आप 18 साल से ऊपर के बच्चों को, तो आप 18 साल से नीचे के बच्चों को देख के उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो कि इस प्रकार का आप चीज़ें करो। तो बच्चा, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, अब मुझे देखा कि यार एक छोटा बच्चा वीडियो बनाया चाकू लेके, तो मैं भी क्या करूँगा, जाके जल्दी से मार्केट से चाकू लाऊंगा और वहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो चाकू मुझे पसंद आने लग जाएगा और उसको मैं लेके घूमने लगूंगा। फिर कोई बड़ा आदमी मेरे को मोटिवेट कर देगा कि यार जाओ को भोग के आ जाओ, तो मैं 400 रुपये दूंगा। तो यही तो एक सिस्टम है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया और एजुकेशन सिस्टम, जो मुझे लगता है आज भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। और जाते जाते थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक पे बात करते हैं। एक आपने बात कही कि फ्री काउंसलिंग की, जी, इस पर थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे। मैं इसके लिए पंकज सर को बुलाना चाहूँगा। मैं आज आपके सामने पंकज सर से मिलवाना चाहूँगा आपको, जो हम दोनों ने मिल के, और एक बंटी सर भी है, बंटी केसरी करके, लेकिन राइट नाउ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ ऐसे मेंबर्स का भी नाम बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि हर्षिता साहू है, बंटी केसरी है, और मंजू साहू है हमारे साथ, उपासना सिन्हा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली वी कैन से कि ये स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ
ये हमारा फ्री काउंसलिंग कम्प्लीटली इस पर बेस है कि देखो होता क्या है ना कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं मिल पाती उनको, तो उनको क्या होता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल पाने की वजह से उनको कोई एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता कि उनको आगे कैसे काम किया जाए, कैसे हमको आगे 12th के बाद क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि 12th के बाद एसएससी के कौन से एग्जाम दिया जा सकता है, आर्मी में कैसे जाना है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा बात करता हूँ कि आपको ऐसे में ऐसे स्टूडेंट से मिला दूंगा जो धमतरी में सिर्फ एक ही 2 बच्चे होंगे जिन्होंने 8वीं के बाद आर्मी दून स्कूल का फॉर्म भरा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमने एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है, अंकल सर को भी इसके बारे में डिटेल देंगे, जिसमें हम बच्चों को उन चीज़ों पे फोकस करने बोल रहे हैं कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। नॉट ओनली बीए, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन की बीए के साथ साथ क्या क्या है। नॉट ओनली बीटेक, वी हैव ऑल अदर ऑप्शन कि उसके साथ क्या क्या है। बीटेक के साथ साथ हमारे पास और भी ऐसे ऑप्शंस है जो आप दे सकते हो। फिर हमारे पास साइंस बैकग्राउंड से क्या क्या है, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो उसके बाद आपके पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये भी हमारे पास है। तो बाकी सर बताएंगे कि क्या क्या अभी आने वाले समय में हम कहाँ कहाँ जाने वाले, क्या क्या प्लान है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और धमतरिया के बोर्ड की टीम को बहुत बहुत आभार कि मुझे बोलने का मौका मिला। अभी हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो कम्प्लीटली अभी तो हम ज़मीनी स्तर पे ही कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही काउंसलिंग किए थे, तो वहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने ये देखा कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। उनको गाइडेंस की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उनके अंदर ना स्किल डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको उनकी स्ट्रेंथ पता नहीं है, उनकी पर्सनालिटी पता नहीं है, वो कैसे अपना आगे करियर चूज करें यही उनको नहीं पता है। तो ये ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि उसके अंदर बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और करियर गाइडेंस में भी उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। राइट। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने ASER का डेटा भी निकाला, जिसमें हमको ये पता चला कि राइट नाउ बालोद डिस्ट्रिक्ट हो गया, धमतरी डिस्ट्रिक्ट हो गया, कुछ बस्तर के डिस्ट्रिक्ट हो गए, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे तुरंत ड्रॉप आउट होकर प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, और पेरेंट्स के ऊपर जो आर्थिक जो बर्डन है वो और ज़्यादा होते जा रहे हैं। दैट वी ऑल नो कि प्राइवेट स्कूल इज डूइंग कम्प्लीटली बिजनेस, हमको सबको पता है, राइट। सो अगर प्राइवेट स्कूल बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम अगर अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी प्रकार का प्रोग्राम अगर कंटिन्यूसली लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उन बच्चों को हेल्प तो मिलेगी, साथ में हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल, स्किल डेवलपमेंट, इन पे भी वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलेक्टर मैम से, जितने भी जनपद CO है या जिला CO सर है, जितने लोग सर आज अगर हमारा वीडियो तक पहुँचता है, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमको ये जो हमारा जो अभियान है फ्री काउंसलिंग का, जो हर धमतरी के हर जिले में कोने कोने के स्कूल में जाना है और ये हमको करना है, तो आप हमको प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये हमारे लिए बहुत बहुत सहायता होगा आप लोगों से कि इस प्रकार के प्रोग्राम में सपोर्ट करें। अगर कोई पॉलिटिकल जो चेहरा है वो भी अगर हमको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम उन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके पास किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।